वैश्विक तनाव के बीच विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारियों को मिलेगा बल। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बात। यमुनानगर में हरियाणा कांग्रेस का आत्ममंथन, निकाय चुनाव में मिली हार पर चिंतन। हिमाचल में निकाय चुनाव के लिए थमा प्रचार, अब वोटिंग का इंतजार। बीजेपी का मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर प्रहार। जनता पर फिर महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार। नूंह में दो पक्षों में बढ़ा तनाव, प्लॉट को लेकर हुआ पथराव। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों से लिया एक्शन। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल का हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर निकले हैं। दुबई के अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री का ये बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक मिशन माना जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र के समुद्री रास्तों और हॉर्मुज स्ट्रेट में हो रही रुकावटों की वजह से तेल और गैस बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, जिससे भारत सहित ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। और इस दौरे में प्रधानमंत्री का ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा और रणनीति साझेदारी पर फोकस रहेगा। वहीं राजधानी दिल्ली में हुई ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इस बार सिर्फ औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रही। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान यूएई पर अपने देश के खिलाफ सैन्य अभियानों में सीधे शामिल होने का इल्जाम लगाया गया है, आरोप लगाए गए हैं। और इस सब के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, यूएई पहुंचे हैं, जहां अबू धाबी में उनका स्वागत किया गया। और एक तरह से जिस तरह से खाड़ी देशों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरह से जहाज़ों को रोका जा रहा है, उस तरह से अब जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की मेरे सहयोगी सुरेंद्र वांगू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरह से आज का ये दौरा है, दौरे पर निकले हैं विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस हद तक इसका असर नजर आएगा खाड़ी देशों के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का
यूएई दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा। हालांकि ये दौरा महज 1.5 घंटे का था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की, और ये मुलाकात उस बैकग्राउंड में हुई है जबकि वेस्ट एशिया में अभी भी तनाव बरकरार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है और इंडियन शिप्स अभी भी उस इलाके में फंसी हुई हैं। और हमने ये भी देखा है कि हाल ही में आज ही के दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट, जो प्रभाव पड़ रहा है ब्लॉकेड का, वो हम सबको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा था यूएई का, उसका मकसद यही था कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, यानी कि जो ऊर्जा सुरक्षा है, उसको सुरक्षित किया जा सके, और जो ऑयल का जो फ्लो है, क्रूड ऑयल का जो फ्लो है यूएई से, उसको और कैसे इंक्रीज किया जाए, इसको लेके 2 अहम समझौते भी आज यूएई के साथ हुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। हरियाणा हिमाचल के प्राइम बुलेटिन में अब बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। इस मुलाकात में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, साथ ही निकाय चुनाव में मिली जीत को लेकर भी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का अभिनंदन किया। अब बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल निकाय चुनाव की। आज से निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और अब वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी बीच जीत के दावे भी तेज हैं। बीजेपी की ओर से भी जीत का दावा किया जा रहा है, साथ ही सुक्खू सरकार को भी निशाने पर लिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 50 लाख वाले बयान पर पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री मंडी से 15 करोड़ की सौगातें छीनने के बाद 50 लाख रुपए में एक पार्षद का सौदा करने में लगे हुए हैं। मैं बड़े साफ बात कह रहा हूं, सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। आओ शुरुआत यहां से करें, यही वक्त है, सही वक्त है, जिसको हम कह सकते हैं आओ शुरुआत यहां से करें। यहां से भाई रणवीर जी को आप जिता करके भेजें, भारी बहुमत के साथ जिता करके भेजें, और जो गांव के लोगों की भावना है वो हमारे दिल में है, दिमाग में है, हम उसको पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। भाई रणवीर जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। जिम्मेवारी के साथ आप लोग लगे हैं, डटे हैं, आप काम करें, उनको पूरा समर्थन और सहयोग देकर के काउंसलर के इस चुनाव में जिता करके भेजें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। तो हमारे साथ न्यूज 18 पर जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले सर सवाल करते हैं आपसे, जो बयान सामने आया था, एक बयान सामने आया था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और इस पर आपका पलटवार आया है। 50 लाख रुपए के सौदे की बात कर रहे हैं, कितनी जो आरोप है ये कितनी सच्चाई इनमें है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, और नगर निगम का चुनाव तो पार्टी के सिंबल पर हो रहा है, बाकी जगह पार्टी का सिंबल नहीं है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि मैं 50 लाख दूंगा आपको, आप हमारी पार्टी का काउंसलर चुन करके भेजिए। तो ऐसे में एक तो आचार संहिता का उल्लंघन है, और कितना गैर जिम्मेदाराना मुख्यमंत्री का रवैया है हिमाचल प्रदेश के, जिन्हें यह भी मालूम नहीं है कि चुनाव है, चुनावी सभा में आप आए हैं, आप कोई घोषणा नहीं कर सकते। और दूसरा, जो मंडी कॉरपोरेशन के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 करोड़ रुपए दे करके रखा था, वो तो उन्हें सरकार बनते ही जैसे मुख्यमंत्री बने वो पैसा वापस ले लिया। मंडी का हमारा शिवधाम का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, उस काम को बंद किया। मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए ईयर मार्क रखा था हमने, और उसको कहीं खर्चने के लिए हमने अधिकारियों को मना किया था।
मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने तुरंत उस पैसे को वापस लेकर के जी वहां बाकी जगह उसको खर्च कर लिया। ऐसे जी। बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चलिए सर, बात करने इस पर ये तो मान लिए कि इस तरह से हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भाजपा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इसको लेकर चुनाव आयोग के पास जाएगी? निश्चित रूप से हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं सारे में, क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और मुख्यमंत्री चुनाव अभियान में इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते हैं। जी लेकिन मुझे हैरानी इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी को मालूम है, और सही बात तो यह है कि हार के डर के कारण बौखलाहट है पूरा। वो चिंतित इस बात को लेकर के पहले तो चुनाव नहीं करा रहे थे। ये चुनाव अगर हो रहे हैं नगर निकाय के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहे हैं। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा करके मुख्यमंत्री ने चुनाव टालने की पूरी कोशिश की। अभी भी सर, चुनाव 6 महीने के बाद हो रहे हैं। कांग्रेस तो जो है आरोप लगा रही है, कांग्रेस तो दावा करती है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की बात कर रही है। देखिए, मुद्दों को भड़काने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होते हैं। मुद्दे जो है सो है। मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही हुई है, चाहे वो आपदा के कारण हुई है और आपदा के बाद जो बची कुची कसर जो है वो पूरी सरकार ने पूरी की है। विकास कार्य ठप पड़े हैं, लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, कर्मचारियों को सैलरी उसके बावजूद नहीं मिल रही है, पेंशन को पेंशन उसके बावजूद नहीं मिल पा रही है। आज ये स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों की सैलरी को डेफर करना पड़ रहा है, एक पोर्शन उसका। जी विधायकों, एमएलए और बाकी लोगों के सैलरी को भी जो है वो डेफर करने का फैसला किया है। तो ऐसे में क्या है, हिमाचल प्रदेश भी एक तरह की आर्थिक संकट में है और ये इनके फाइनेंशियल इमरजेंसी एक तरह की है। जी। और सर, जिस तरह से आर्थिक संकट में हिमाचल नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसी सबके बीच ही पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होने की वजह पूरा विश्व इस वक्त जानता है। जी जो युद्ध चल रहा है और उसका इम्पैक्ट वैश्विक स्तर पर आया है, ये ना भारत के अंदर ही है, सिर्फ पूरे देश ने, पूरी दुनिया के अंदर जो है अधिकांश देशों में आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सारे संकट का जो इम्पैक्ट जिस प्रकार से बाकी देशों में आया है जी उसको कम करने में सफल हुए हैं, उसको रोकने में सफल हुए हैं। ऐसे में इंक्रीज हुई है। कुछ एक एडवाइजरी प्रधानमंत्री जी ने आग्रह के रूप में, निवेदन के रूप में पूरे देश के नागरिकों के समक्ष रखी है। तो ऐसे में जो भी ये इंक्रीज हुई है इसका कारण अच्छी तरह से समझते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी डीजल पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस लगते थे उसमें पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कमी की थी। और ऐसे हालात जो अभी बने हैं उस हालात के मुताबिक जो फैसला लिया गया, मुझे लगता है कि देश की जनता अच्छी तरह से इसको स्वीकार भी कर रही है और स्वीकार करने के साथ साथ में इस हालात से अच्छी तरह से वाकिफ भी है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास समय की थोड़ी कमी रहेगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब जिक्र करेंगे हरियाणा में निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली हार की, जिसको लेकर अब आत्ममंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने यमुनानगर में सभी जिला अध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक में निकाय चुनाव में हार पर चिंतन किया गया, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनावों के नतीजे आए थे, इन नतीजों में कांग्रेस कहीं भी अच्छा प्रदर्शन करती नजर नहीं आई। क्या वजह रही, इसी को लेकर मंथन अब कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, आत्ममंथन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है वजह जानने की कि आखिर क्यों कांग्रेस को लोगों ने एक तरफ से इन चुनावों में, निकाय चुनाव जो हुए हैं हरियाणा में, इनमें साइड कर दिया, किनारे कर दिया, बीजेपी को समर्थन दिया। यहां तक कि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी लोगों का समर्थन मिलता नजर आया। और इस सब के बीच आज यमुनानगर में राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, मीटिंग हुई, लगातार मंथन किया जा रहा है, आत्ममंथन किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस का प्रदर्शन निकाय चुनावों में अच्छा नजर नहीं आया। दिखावा है। मार्च के अंदर हमारे नेता राहुल जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आने वाला समय बड़ा संकट भरा होगा, और ये बात सच्चाई होती जा रही है। इसका मतलब ये है
कि जब प्रधानमंत्री जी बार बार बयान दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि देश संकट के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारा देश आज़ाद है या गुलाम है? आप ये कहेंगे आज़ाद है, तो आज़ाद देश को कोई दूसरा देश आदेश दे सकता है? अमेरिका हमको आदेश दे कि 1 महीने के लिए आप रूस से खरीद सकते हो, तो अमेरिका कौन होता है देने वाला? हम स्वतंत्र देश है, हमारा अपना फैसला है हमें कहाँ से चीज़ लेना है नहीं लेना। लेकिन और ये यूएस डील हुआ आपके सामने, मतलब ऐसा लगता है और आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी जो सरकार है भारत सरकार, ये अमेरिका के दबाव के अंदर काम कर रही है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस आत्ममंथन करने में जुटी है, अब हम जिक्र करेंगे लोगों की जेब पर पड़ने वाले महंगाई के असर का। इस सबके बीच क्योंकि अब जो है गैस सिलेंडर दामों के बाद पेट्रोल डीजल पर महंगाई की आग लग चुकी है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसी बढ़ी हुई दर के साथ कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है। हरियाणा से लेकर हिमाचल तक लोगों में इस बढ़े हुए दामों का असर साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जब हमारी टीम ने अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी परेशानियां भी बयां की कि किस तरह से कितनी दिक्कत उन्हें हो रही है। अलग अलग रिएक्शन रहे हालांकि लोगों के पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर। तेल पेट्रोल के रेट बढ़ गए, आज क्या कहेंगे? इस कम होना चाहिए रेट जी। महंगाई कहाँ से पड़े गरीब आदमी? अच्छा। हाँ, इतनी महंगाई कहाँ जाएगी? अच्छा। इतना सिलेंडर भी बहुत महंगा कर दिया, ना टाइम पे सिलेंडर मिलता। भूख भरी काम हो रहा है देश के अंदर। प्रधानमंत्री कहता है माता बहनों सिलेंडर ले, सिलेंडर भी मौके मिलता। माता बहनों का क्या करेंगे? मोदी कहता नहीं ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं किया मोदी ने। देखिए कहीं ना कहीं लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से लोग पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए आ रहे हैं और ये कुरुक्षेत्र का पेट्रोल पंप है और लगातार जो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जो असर है वो जो प्रधानमंत्री मोदी का अपील का असर भी दिखाई दे रहा है कि लोग कम से कम पेट्रोल डीजल को यूज करें। तो कहीं ना कहीं लोग कम ही आ रहे हैं क्योंकि वो जो उनका अपील का असर है उसका पालन कर रहे हैं। तो किराया तो बढ़ान देनी है जी, किराया तो वही रहेगा। फिर आप खर्चा कैसे दसीब खर्चे चलाएगी ज्यादा चलाना है जी। सारी चीजें महंगी होगी, सब चीज महंगी हो रही है, सब चीज महंगी होगी। महंगा हो गया बरदरे, कहाँ से निकालेंगे? इतने पैसे कमाइयाँ तो है नहीं, इतनी मजदूर आदमी हमको दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, काम है नहीं भैया, कहाँ से गुजारा होगा? रेट बढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी हमारे पर। हम तो मीडियम क्लास लोग हैं भाई। आपको पता था यहाँ पेट्रोल पंप है? जब पता लगा ये पता लगा भाई। ये तो थोड़े बढ़ेंगे तो और भी बिल्कुल बढ़ेंगे। ये संकेत सरकार ने पहले दे दिया। चीजों के दाम बढ़ेंगे, सारी चीज के बढ़ेंगे, इसमें तो सब्जी भी है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी होएगा, जिम्मेदार की पर भी खर्चा बढ़ेगा, पेस्टिसाइड महंगा होएगा, सब कुछ महंगा होएगा। और ये तो थोड़ा अभी टेलर और भी आवेगा। एक और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं तो दूसरी ओर जब कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर निशाने पर लिया और पीएम मोदी की अपील को तबाही का फरमान बताया। क्योंकि जिस तरह से 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के करीब जो है तेल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद जनता परेशान नजर आ रही है। जनता के साथ ही कांग्रेस जो है वो भी सीधी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को महंगाई के मुद्दे पर निशाने पर लिया और कहा कि जो पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है, पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि लोग जो हैं डीजल और पेट्रोल की संभाल कर इस्तेमाल करें उसका, और इस अपील को तबाही का फरमान बताया। 11 साल से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों से 43 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से लूटे हैं, यानी 1000 करोड़ हर रोज। इन लास्ट 11 years, Modi government has looted, and I'm going to give you that data. I'm backing it up with a document of Government of India. In last 11 years, Modi government has looted 43 lakh crores by way of putting duties
an excise on petrol, diesel and LPG gas, which comes to 1,000 crore rupees per day. अब बुलेटिन में बात करेंगे नू की, नू में हुए खूनी संघर्ष की। यहां बावला गांव में एक प्लॉट को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट और पथराव तक आ गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाए। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। वीडियो भी इसका सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग एक दूसरे पर छतों से, घरों की जो छतें हैं वहां से पत्थर फेंक रहे हैं और पत्थर फेंकने के साथ ही मारपीट भी होती है दोनों पक्षों के बीच, जिसके बाद पुलिस के पास ये मामला पहुंचता है। एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी जाती है और अब पुलिस की ओर से पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। उधर हिसार में टीचर सोनिया हत्याकांड को लेकर नागोरी गेट पर सामाजिक संगठनों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक आरोपी पति को गिरफ्तार नहीं किया गया है और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपी पति को गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि घटना के 15 दिन बाद भी पुलिस कार्रवाई जो है पुलिस की वो नाकाफी है, आरोपी को पकड़ने में नाकाम है और चेतावनी दी गई है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये आंदोलन और बड़ा किया जाएगा और लघु सचिवालय पर स्थायी धरना शुरू होगा। शासन की कमी है। जो काम उसी दिन होना चाहिए था वो 3 तारीख को स्टार्ट हुआ, 3 दिन तो उसको पहले ही मौका मिल गया और अभी 15 दिन हो गए और 15 दिन और मांग रही है और उसके बाद गारंटी है, गारंटी लेती है प्रशासन 15 दिन में हमारे सामने ले आएगी, जनता के सामने इस चीज की गारंटी दे रही है। कहीं ना कहीं तो सर कमी है, यही कहना चाहूंगी। और ये सर मतलब हर बंदा यूं है, कत्ल करेगा बीवी का और भाग जाएगा। आदमी राज, औरत क्यों पैदा होए? औरत पैदा ही नहीं होनी चाहिए फिर समाज में। मांग तो सर यही है कि सोनिया को न्याय मिलना चाहिए, जो कि पहले दिन से हमारी है और वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। सर मेरी बात सुनो, पहले दिन पब्लिक का आक्रोश कुछ और था, दूसरे दिन और था, तीसरे दिन और था, 15वें दिन और है, महीने बाद कुछ और रहेगा। हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, हर बंदे का अपना परिवार है, क्यों हमारे लिए कोई टाइम निकाल के चलेगा। अब बात करते हैं हरियाणा के बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर्स की। बल्लभगढ़ की रहने वाली वंशिका यादव ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में फरीदाबाद में टॉप किया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली वंशिका यादव ने 96.6% नंबर लाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं इस उपलब्धि पर जहां वंशिका और उसके परिजनों में खुशी का माहौल है, तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों ने भी वंशिका को बधाई दी। हरियाणा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और फरीदाबाद की बात करी जाए तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ गर्ल्स स्कूल के अंदर जो है वो 96.6% लेकर के फरीदाबाद में टॉप किया है वंशिका यादव ने। वो वंशिका यादव इसी सरकारी स्कूल की छात्रा हैं और कहीं ना कहीं जो है वो इनने टॉप करके फरीदाबाद में अपने परिवार का और अपने स्कूल का जो है वो नाम रोशन किया है। पहले हम उसी बच्ची से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस मुकाम को किस तरीके से देखते हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट। वंशिका बधाई हो आपको। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मेरे 96.6% आई हैं और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरे टीचर्स ने बहुत ही हेल्प करी है, बहुत सहयोग दिया है। मेरे क्लास टीचर्स ने बहुत हेल्प करी थी हर चीज़ में, कभी भी डाउट पूछ सकते थे, कभी कोई मना नहीं करा है और बहुत अच्छा रहा है। परिवार की किस तरीके से सपोर्ट रही, क्योंकि टीचर्स के साथ साथ परिवार की भी कुछ न कुछ सपोर्ट रहती होगी? हाँ जी, मेरी मदर, फादर, ब्रदर सब ने बहुत हेल्प करी है। वो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए, उन्हें कभी टोकना भी नहीं पड़ता था और वो मुझे हमेशा हेल्प करते थे। आगे क्या प्लानिंग है, भविष्य में क्या बनना चाहते हो? मैं आगे BCom+CA करूंगी, यही मेरी सोच है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हमारे साथ एक बार प्रिंसिपल साहब भी हैं। प्रिंसिपल साहब, किस तरीके से देखते हो इस अचीवमेंट को और कितना आगे आने वाले समय में छात्रों के लिए लाभदायक रहेगा? ये बच्ची ने जिला टॉप किया है
बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही अच्छा परिणाम है और आने वाले बच्चों के लिए एक सीख है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे विद्यालय में एडमिशन लें तो उनके भविष्य का भी ऐसे ही जो है आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो किस तरीके का रिजल्ट रहा आपके स्कूल का और कितने बच्चों ने जो है वो 12वीं में हमारा जो स्कूल का रिजल्ट रहा 93% रहा और 90% बच्चों ने 10 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 90% नंबर लिए और 65 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 80% से ऊपर मेरिट लाने का काम किया। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारा रहा 12वीं क्लास का। और आज ही 10वीं कक्षा का परिणाम भी आया है, उसमें हमारा जो परिणाम है वो 98.1% रहा और अभी थोड़ा कैलकुलेशन होगी। एक बच्ची हमारी ऐसी है 10वीं क्लास में, हो सकता है उनका ज़िले में कोई ना कोई स्थान जरूर होगा जिसने 96% नंबर लिए हैं।